हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे और अपना जो अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हो वो अचीव करोगे, जरूर करोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर, आप बस मुझ पर रखिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम कल क्या पढ़े थे? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए। उसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करो, कमेंट किया करो। आपके कमेंट से मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं और आगे मेहनत करूँ। ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है कि आज थोड़ा थकान लग रहा है, आज वीडियो ना बनाऊं, लेकिन आपका कमेंट देखता हूं तो सोचता हूं कि चलो बनाते हैं। तो कमेंट किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों को। तो हम लोग जो पॉली हाइपोथेसिस कल पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं उसको हटाकर उसके आगे का मैं बताने जा रहा हूं। जो मैं कल भी आपको कहा था कि डी ब्रोगली जो अपना हाइपोथेसिस दिया है वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, एक कल्पना मात्र है जिसको अपना थ्योरिकल रूप में प्रूफ किया। लेकिन किसी भी चीज़ों का, किसी भी थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, जो कि मैं कल बता चुका था कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कौन किया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का? डेविसन और जर्मर। तो डेविसन जर्मर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट कर कर ये प्रूफ किया कि जो डी ब्रोगली कह रहा था, डी ब्रोगली क्या कह रहा था कि एक छोटा सा पार्टिकल, एक माइक्रोस्कोपिकली पार्टिकल, एक सूक्ष्म पार्टिकल अगर मूविंग है, मोशन कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है ना, उसके साथ एक तरंग जुड़ी हुई होती है, एक वेव जुड़ी हुई होती है। समझ गए? इसी को प्रूव किया ये कौन? ये। तो आगे चलते हैं। देखिए, डेविसन जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाया हूँ, अभी इधर ध्यान मत देना, ठीक है? ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ, अब इस डायग्राम को देखो वो क्या क्या यूज़ किया। देखो, एक फिलामेंट है ना, एक फिलामेंट है, एक बैटरी, यहाँ वोल्टेज लगाएंगे, फिलामेंट से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बीम। यहाँ से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, ठीक है? अब ये एक फिलामेंट है, यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे वो सभी तरफ निकलेंगे, है ना, इधर उधर फैल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ग्रिड लगाया जाता है जो क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन बीम को पैरेलल करता है, सीधा 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 करता है, ठीक है? यहाँ पे देखो क्या लगा, ये निकल क्रिस्टल है। क्या है ये? निकल क्रिस्टल। इसके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है? यहाँ पे डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर। क्लियर बात है, जो बताएगा कितना क्या कैसे इसमें, है ना, विक्षेप हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। चलो देखो, फिलामेंट से जैसे इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, ग्रिड क्या करता है, उसको पैरेलल करता है, पैरेलल करके वो सीधा उसको निकल क्रिस्टल में, जिसका फेस होता है 111 का फेस होता है इसमें, तो ये सीधा निकल क्रिस्टल में आता है। निकल क्रिस्टल से टकरा कर क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इसको रिफ्लेक्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन, हिंदी में, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्ट होता है और डिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ, जहाँ भी जा रहा हो, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद गैल्वेनोमीटर में अपनी सूचना भेजता है कि क्या हुआ। अब क्या हुआ, हम अगर इसको घुमाएं, निकल क्रिस्टल को ऐसे घुमाएंगे क्या होगा? ये जो लाइट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम घुमा देंगे तो जो लाइट यहाँ जा रहा था वो टकरा कर थोड़ा ऊपर चले जाएगा, है कि नहीं? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो एंगल चेंज होगा। क्लियर बात है? जैसे जैसे निकल क्रिस्टल को हम घुमाते जाएंगे, जो डिफ्रैक्टेड जो लाइट है उसका वो भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। चेंज होगा मतलब एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो फिर जो डिटेक्टर है उसको भी उसके साथ साथ घुमाएंगे और साथ साथ घुमा कर ये देखेंगे कि अलग अलग एंगल पर, है ना, जो लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये जो लाइट है ना, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, पहला बात। अब इसे हम डिटेक्ट किए, हमारे पास दो चीज़ डिटेक्ट होगा इस पूरे इंस्ट्रूमेंट से। ज़्यादा इसमें ध्यान मत दो, थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में है तो बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको बताता भी नहीं, और इससे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो मुझे क्या होगा, फाई का अलग अलग वैल्यू मिलेगा और अलग अलग फाई के वैल्यू के लिए अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी। तो क्या करूँगा मैं, आई और फाई के बीच ग्राफ खींचूंगा। अच्छा, यहाँ मैं क्या करूँगा, जो वोल्टेज दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? वोल्टेज। इस वोल्टेज को चेंज करूँगा। देखो, एक नॉर्मल वोल्टेज में लाइट आया, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम आया, इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, पार्टिकल है ना, सीधा आया, टकराया, इधर चला गया, है ना, कुछ ना कुछ एंगल मिला अपने को। अब एंगल को थोड़ा अब क्या करेंगे, वोल्टेज को चेंज करेंगे। जैसे ही वोल्टेज चेंज करेंगे फिर से लाइट आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम आएगा जो अलग तरीके से होगा, उसका फाई का वैल्यू अलग होगा, इंटेंसिटी अलग होगी। समझ आ रहा है? फिर वोल्टेज को बढ़ा देंगे,
फिर से हम लोग क्या देखेंगे, फाई का वैल्यू और इंटेंसिटी। हम यही काम बार बार करते जाएंगे। तो अलग अलग वोल्टेज पर मैं ग्राफ बनाया हूं, तो फिर इंटेंसिटी और फाई के बीच क्या होगा, एक एंगल ग्राफ खींचेंगे। पहले हम लोग 40 वोल्ट पर रखे थे अपने वोल्ट मीटर को, 40 वोल्ट में रखने पर आई और फाई के बीच ग्राफ देखा गया। ग्राफ कुछ इस प्रकार से था कि एकदम सीधा सीधा लाइन आ रहा था कि एंगल को जैसे जैसे बदल रहे थे। देखो 40 वोल्ट में फिक्स कर दो इसको, अब क्रिस्टल घुमाओ, घुमाओगे तो फाई का वैल्यू अलग अलग मिलेगा, अलग अलग फाई के लिए इंटेंसिटी आई का वैल्यू भी अलग अलग मिलेगा। तो 40 वोल्ट में कांस्टेंट रखकर फाई का वैल्यू बढ़ाते गए तो आई का वैल्यू भी बढ़ने लगा। कैसे बढ़ा, एक थोड़ा सा लीनियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा लीनियर जैसे दिख रहा है। फिर आगे क्या किए, 44 वोल्ट में कांस्टेंट कर दिए वोल्ट मीटर को। उसके बाद फिर से हम फाई को बढ़ाते गए और है ना, और फाई को बढ़ाने के कारण जो आई का वैल्यू मिला वो कुछ इस प्रकार से मिला। ये सीधा लाइन है ना, जो फाई एंगल यहाँ बना रहे हैं, कुछ हमें कर्व दिखा, ये कर्व, कुछ हमें कर्व दिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखे, पहले कर्व नहीं था, अब बढ़ गया कर्व। पहले एकदम एकदम मामूली से है लीनियर जैसा, उसके बाद कर्व बढ़ गया। फिर वोल्टेज को बढ़ाए तो कर्व थोड़ा सा और बढ़ा, देखो थोड़ा सा और अंदर घुसा होगा, ठीक है। और वही फाई का वैल्यू और आई के वैल्यू के बीच ग्राफ खींचे, फिर से कर्व और थोड़ा बढ़ गया। जब 54 वोल्ट में गए तो ये जो कर्व है वो बहुत ज्यादा भयंकर ज्यादा, ठीक है, कर्व हमको दिखने लगा, बहुत ज्यादा कर्व यहाँ पे। क्लियर बात है कितने, और ये जो एंगल है फाई का वैल्यू कितना डिग्री है, 50 डिग्री पर 44 वोल्ट पर, है ना। हमको क्या मिला, सबसे ज्यादा कर्व मिला। क्लियर बात है। आगे देखो, इसके बाद जैसे ही वोल्ट को हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर से जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू हो गया। इसका मतलब फाई का वैल्यू बदलने पर आई का वैल्यू बदल रहा था। 54 वो वोल्ट है जिस वोल्ट पर फाई का वैल्यू 50 और आई का वैल्यू जो भी था, हमें सबसे ज्यादा कर्व मिला। इसके बाद वोल्ट को और बढ़ाने पर हमारा ग्राफ फिर से लीनियर की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू हुआ। अब इस वैल्यू को पकड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाई का वैल्यू कितना है 50, वोल्टेज कितना है 54 वोल्ट। क्लियर बात है, ध्यान देना। अब इसका फेस कैसा था, फेस था 111 और 11 जो फेस है उस फेस पर अगर तुम डी निकालोगे, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग आता है। अब ये डी क्या है ना, अब ये डी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो डी को बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जैसे मैं बता रहा हूं। ये क्रिस्टल है, अब ये क्रिस्टल को ध्यान से देखना, यहां बनाता हूं, देखना। ये देखो लाइट इस पर ऐसे आया, ठीक है, और टकरा कर ऐसे चला गया। मतलब यहां पे क्या होगा, एक प्लेन होगा, ऐसे प्लेन, जिसको क्रिस्टल प्लेन कहते हैं। अब ये क्या बात हो रही है, बहुत अजीबोगरीब चीज है। ऐसे ये वही प्लेन है जिस प्लेन से लाइट टकरा कर जो है जा रही है, डिफ्रेक्ट हो रही है, ठीक है। ये वाला एंगल फाई देखे थे ना, ये वाला एंगल फाई, ये देखो, ठीक है। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, जो दो प्लेन है ना, दो प्लेन, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस या इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसका वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए 111 फेस के लिए 0.91 होता है। अच्छा, डी का वैल्यू, डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपके जानने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि ये सब क्या बता दिए, तो मैं ये फॉर्मूला लिख दिया हूँ। लेकिन अभी ध्यान मत दो, इसको पढ़ाऊंगा मैं, जब सॉलिड फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा। आगे देखना, तो डी का वैल्यू ये आता है। अब देखो ये फाई है, इस प्लेन से जो लाइट आया उसको बोलते हैं थीटा, इस प्लेन से जो लाइट गया वो भी थीटा, ठीक है। अब ये और ये प्लेन जो है उस टोटल कितना होगा 180, तो एंगल कितना हो जाएगा, देखो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। उसके बाद थीटा का वैल्यू निकालना है अपने को, तो 180 माइनस फाई और अपॉन में क्या चला जाएगा 2। अब देखो 180 माइनस फाई का वैल्यू कितना था 50 अपॉन 2 कितना आ गया देखना, तो 180 माइनस 50 130 होगा ना, 130 अपॉन 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 64
5 डिग्री। थीटा एंगल है इस हाँ कितना कितना वैल्यू मिला 65, कितना मिला 65। अब मैं डायग्राम को मिटा रहा हूं। अब मैं हम लोग थीटा क्यों निकाले हैं, क्योंकि अच्छा एक चीज और सोचो, एक चीज और सोचने वाली बात है। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन आया क्रिस्टल से टकराया, टकराकर डिफ्रैक्ट हो गया, डिफ्रैक्ट मतलब विवर्तित हो गया। और डिफ्रैक्शन जो है, विवर्तन जो है किसका होता है, लाइट का। जैसे कि सन से, सूर्य से लाइट आया, आप ऐसे पकड़े हो दर्पण को, दर्पण में लाइट आया और ऐसे घुमा घुमा कर बचपन में बहुत खेले होगे, दूसरे के चेहरे में फोकस किए होगे कई बार। तो उसका मतलब क्या है कि लाइट वेव है, तो वेव है तो टकरा कर वो रिफ्लेक्ट हो गया, सही बात है। लेकिन आप रेत उठाओ, एक मुठा रेत और फेंक के मारो दर्पण में, तो दर्पण को जैसी पड़ेगा वो रेत से, रेत नीचे गिर जाएगा, क्या टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा, क्या नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम, जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, बहुत ज्यादा स्पीड में था, तो वो जब स्पीड में था तो पार्टिकल है ना, उसको निकल क्रिस्टल से टकरा कर वहीं पे गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो टकरा कर डिफ्रेक्ट हो गया। और डिफ्रेक्शन किसका प्रॉपर्टी है, वेव का। इसका मतलब पार्टिकल जब मूविंग होता है तो उसके साथ वो वेव की तरह बिहेव करने लगता है। और यही बात तो बोला था पॉली ने, तो ये भी सिद्ध हो गया। लेकिन हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली और प्रूव करेंगे, है ना। तो थीटा क्यों निकाला, अब ब्रेग 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, मैं लेमडा यूज करता हूं, इसको बोलते हैं ब्रेग इक्वेशन। अबे ब्रेग इक्वेशन क्या है, मैं जब सॉलिड फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा क्रिस्टल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जब क्रिस्टल के बारे में सब कुछ बताऊंगा तो ये भी बता दूंगा। अभी ज़्यादा मत दो, अभी इस फॉर्मूले प्रयोग में लेमडा निकालने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 का वैल्यू 2, डी का वैल्यू कितना होता है, कितना था 0.91 और साइन 65। तो थीटा वैल्यू 65 निकालें, लेमडा तो लेमडा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर से गुना भाग करना, 1.65 एंगस्ट्रॉम, इतना आएगा वैल्यू। आप कल करके देख लेना कैलकुलेटर से, इसी के आसपास आएगा। तो ये तो निकला डेविसन जर्मर की एक्सपेरिमेंट से। हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो कि निकल को टक्कर मार के डिफ्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेवलेंथ निकाल लिए, वेवलेंथ निकला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ वेव है, तभी तो वेवलेंथ निकला। पहला बात ये। दूसरा ये कि इससे डी ब्रोगली का इक्वेशन जो उसका कल्पना है ना, वो कैसे प्रूव होता है, वो ऐसे प्रूव होता है। देखो डी ब्रोगली के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम में, क्या आपको याद है। और ये वोल्टेज वाला ही तो है। तो कितने वोल्टेज पर हम लोग देख रहे हैं, 54 वोल्टेज है कि नहीं, 54। अब इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से, तो 1.67 आता है। कितना आता है, 1.67। तो देखो ये डी ब्रोगली से है और ये डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से है। ये उसकी संभावनाएं थी, कल्पनाएं थी, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर रहा है। और दोनों में डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है, और नहीं है यहीं से ये माना जाता है कि डेविसन जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई करता है, उसकी पुष्टि करता है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि किसी भी सूक्ष्म पार्टिकल के साथ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जब मूविंग कंडीशन में हो तब उसके साथ क्या होगा, वेव एसोसिएट होगा, वेव जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। ये बड़े पार्टिकल्स के लिए संभव नहीं है भाई, है छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो डेविसन जर्मर खत्म होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो टॉपिक था, आप सिलेबस, मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, है ना, आपको जस्ट थोड़ा देर बस सिलेबस दिखाने वाला हूं। उस सिलेबस में देखना 26, 27, 29 मतलब टॉपिक है, पहला टॉपिक है पार्टिकल्स का डुअल नेचर, है ना, मैटर्स का डुअल नेचर, ठीक है, वो देखेंगे। मतलब वो टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक थे, जिसका लास्ट टॉपिक है ये सिलेबस के हिसाब से, जो कि खत्म हुआ 26 पॉइंट, मतलब सिलेबस का 26 पॉइंट का पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। 27 नहीं 26 या 27 होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद एटॉमिक का टॉपिक होगा, एटॉमिक पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद था न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक, उसको भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो हमारा
3 बड़े बड़े टॉपिक्स खत्म होते हैं। टोटल 30 टॉपिक्स है जिसमें 3 टॉपिक खत्म होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एटॉमिक वाला जो था, जो मैं तुमको आप सभी को बोला था कि पढ़ा चुका हूँ, उसमें एक और टॉपिक है सबसे लास्ट का, लेज़र फिजिक्स। और सिर्फ लेज़र फिजिक्स लिखा है, इसका मतलब किस चीज़ के बारे में पूछेगा? लेज़र के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो किस चीज़ के बारे में पूछेगा वो, है ना। इसीलिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेज़र, ताकि एटॉमिक पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तब मैं कहूँगा कि ये वाला एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा खत्म हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। ठीक है, कब मानूंगा? जब लेज़र खत्म होगा। और अभी सिलेबस देख लो, ये देखो सिलेबस, ये पुराना सिलेबस है, ये कोई नया सिलेबस नहीं है, पुराना सिलेबस है। इस पुराने सिलेबस के हिसाब से 150 मार्क्स का है, इसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं। ये आपका सिलेबस आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपको दिख रहा है कि ये पूरा 11th क्लास है, 1 2 3 4, है ना। ये 11th क्लास का पूरा सिलेबस है। जब मैं आपको ये बताऊँगा, अभी पढ़ाया नहीं हूँ। टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जो है वो 11th क्लास है। 16 से स्टार्ट हुआ है आपका 12th क्लास का। ठीक है, तो ये 12th क्लास का हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, वो टॉपिक है यहाँ से। देखो, ये देखो 26, इसमें आपको मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका। इलेक्ट्रॉन आपको मालूम चल गया, फोटोन, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब आपको मालूम, ये वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन, फिर से वर्क फंक्शन, है ना, ये सब डी ब्रॉगली। ठीक है, और ये डेविसन जर्मर, और ये वाला पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे जाते हैं एटॉमिक, तो एटॉमिक भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। जितना भी आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या बच गया था? लेज़र, ये बचा हुआ था, ये मैं कंटिन्यू करूँगा अभी जस्ट। ठीक है, ये नाभिक भी पूरा हो चुका है आपका। ठीक है ना, तो आपका 26, 27 और 28 पूरा हो गया, मानकर चलें। ठीक है, और टोटल जो टॉपिक है वो 30 है। ठीक है, 3 हो गया, 27 बचा हुआ है। लेज़र जो है मैं अब पढ़ाने वाला हूँ, तो चलो लेज़र की ओर चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं लेज़र। तो लेज़र देखो, लेज़र क्या है, इसको सबसे पहले किसने बताया? टाउन एंड सैलो, इसने हमें लेज़र के बारे में बताया। और लेज़र एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? ये सब जानते हो, 12th क्लास तक पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अंदर की चीज़ मैं बताऊंगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा देखो, लेजर क्या है? लेजर का फुल फॉर्म निकल गया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब देखो, लाइट को एम्पलीफाई करना है, मतलब लाइट के वैल्यू को बढ़ाना है। किस वैल्यू को बढ़ाना है, बात करेंगे। ठीक है, बढ़ाना है किसके जरिए? स्टिमुलेटेड इमिशन के जरिए। इसका मतलब लेजर एक्शन हो, उसके लिए जरूरी क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन हो। ठीक है, ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जानते ही हो, तो लाइट को एम्पलीफाई करना है स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा। लेकिन स्टिमुलेटेड इमिशन किसका कैसे होगा? रेडिएशन से होगा। आगे देखना, समझ में आएगा। तो ये है आपका लेजर। लेजर एक लाइट ही है तो है। लेजर क्या है? लाइट है, जो कैसा होता है? बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ठीक है, ये और क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, सीधा एक लाइन में जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेजर लाइट क्या है, बहुत सारा लाइट का मिक्सचर होता है। तो ये बहुत सारे लाइट का ऐसा ऐसा मिक्सचर है, ये देखो ऐसे ऐसे। अब ये इतने मोटे का लेजर बन गया। अब ये लाइट जब ऐसे जाएगा तो ऐसा ही जाएगा, इतने ही मोटे का जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे जाकर दूसरा फैल गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसा नहीं। जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च को जलाते हैं, है ना। ये जैसे कि एक टॉर्च है, ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट कैसे जाता है? ऐसे ऐसे, है कि नहीं, फैलता हुआ। लेकिन लेजर से कैसा होता है? सीधा जाता है, सीधा, सारे लाइट एकदम सीधा। तो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तीसरा, है ना, और क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक होता है, मोनोक्रोमैटिक। अब देखो, बहुत सारे लाइट, बहुत सारे फोटोन
है ना, बहुत सारे लाइट मतलब बहुत सारे फोटॉन, बहुत सारे फोटॉन से मिलकर बना है लेजर। तो लेजर जो है अलग अलग वेव्स हैं, तो अलग अलग वेव्स का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा। और फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब क्या सेम है, वेवलेंथ सेम है। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है मतलब कलर सेम है, मतलब एक ही कलर का, इसीलिए बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इक्वल हो सारे वेव्स का। इसीलिए अगर लाल वाला लेजर है तो लाल कलर ही दिखाई देगा, ग्रीन लेजर है तो ग्रीन ग्रीन ही होंगे। ठीक है, अब ग्रीन ग्रीन ही होंगे मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे फोटोन मिलकर एक लेजर बना है इतना मोटे का। ठीक है, सब अलग अलग है लेकिन सबका फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए सब एक ही कलर के दिखाई देंगे, मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, चौथा, बहुत ज्यादा कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट हिंदी में इसको बोलते हैं कला संबद्ध। ठीक है, कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो सेम है ना, वो कहां तक सेम रहेगी। जैसे यहां शुरू हुआ, अब फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, जैसे कि आगे अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, ये एक लाइट, ये दूसरा लाइट, ये तीसरा लाइट, तीनों का देखो यहाँ यहीं पे आकर मिल रहे हैं ना, इसका मतलब तीनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। लेकिन कब तक सेम रहेगा, हो सकता है आगे चलकर वो अलग हो जाए, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह मिलने लग जाए, तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो गया। जब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्लियर बात है, और वो कोहेरेंट नहीं रह पाएगा। कोहेरेंट रहना मतलब क्या होता है कि वेव जो है, ये जो वेव है ना, वेव है, उसमें जो फेस है इसको बोलते हैं फेस। देखो ये सब सेम होंगे, तो फेस जो है, फेस वो हम फेस और फ्रीक्वेंसी, फेस मतलब कला, दोनों हमें मतलब सेम रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कि ये कोहेरेंट है। अगर कोई लाइट कोहेरेंट है बोला जाए, ठीक है, कोहेरेंट लाइट बोला जाए, इसका मतलब उसका फेस और फ्रीक्वेंसी सेम सेम होंगे। बहुत सारे अलग अलग फोटॉन से बहुत सारे अलग अलग वेव्स हैं, उन सब वेव्स का बहुत मतलब अलग अलग पॉइंट पर फेस और फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे, उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट होना, कोहेरेंट का होना। अब कोहेरेंट जब पढ़ाऊंगा आगे, अभी उसके दो टाइप होते हैं तब बताऊंगा। तो ये लेजर के नॉर्मल बातें, लेकिन लेजर एक्शन हो उसके लिए 3 पॉइंट दिया गया, 3 पॉइंट। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को मैं और क्या बोल रहा हूं, पंपिंग, पंप करना, पंपिंग करना, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकेंड है इमिशन। कौन सा इमिशन, सेल्फ इमिशन, ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। सेल्फ मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तीसरा होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, क्लियर बात है। तो ये 3 प्रकार है, मतलब 3 काम है हमारे पास, ये 3 काम करेंगे तो लेजर हमको मिलेगा, अदरवाइज लेजर नहीं मिलेगा। तो ये रहा, क्लियर है इंट्रोडक्शन। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आगे चलता हूं, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रोसेस को थोड़ा पहले समझ जाते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। चलो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को देख लो, एब्जॉर्प्शन या फिर क्या बोला मैं, पंपिंग। ठीक है, मैं बनाया एक एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल को मैं बोल रहा हूँ E1। ये कौन सा लेवल है, ग्राउंड स्टेट, क्या बोलेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट, क्लियर, या ग्राउंड एनर्जी स्टेट। आगे ये मैं बना दिया E2। E2 क्या है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है, यहां पे रखा हुआ है एक तो एटम, एटम रखा हुआ है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन, अब इस एटम को एनर्जी दो, ग्राउंड स्टेट में जो एटम रखा हुआ है इस एटम को एनर्जी दो ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, एनर्जी देता हूं।
एनर्जी क्या दिया, एक फोटोन दिया जिसकी एनर्जी एच न्यू है। ये इस एनर्जी को पकड़ा और ऊपर भाग गया। अच्छा, क्या ये एच न्यू एनर्जी पकड़कर ऊपर चल देगा? हाँ, चल देगा। दो एनर्जी लेवल क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, जिसके एनर्जी लेवल सेम होते हैं, एच न्यू, ठीक है, जिसको डेल ई बोल सकता हूँ, एनर्जी डिफरेंस के एच न्यू। ये ऊपर चल दिया, ऊपर गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या पंपिंग। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ऊपर चला गया। नॉर्मल बातें हैं, ज़्यादा बात नहीं करना है। पंपिंग करना इसी को कहते हैं। हम लोग जो लाइट दिए हैं, ये सोर्स कौन सा है कि हम लोग लाइट के फॉर्म में ही इसको एनर्जी दिए, हीट के फॉर्म में एनर्जी दिए, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, इसको है ना, एनर्जी देने की के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। उसको बोलेंगे पंपिंग सोर्स। पंपिंग किए तो किस सोर्स से किए, तो पंपिंग सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड, सेल्फ इमिशन। सेल्फ इमिशन को और क्या क्या बोलते हैं, बोला मैं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब एटम यहाँ पहुँच चुका है ना, ये ऊपर चला गया, एब्जॉर्प्शन करके ऊपर पहुँच गया है। 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद कितना सेकेंड तक रुकेगा यहाँ पे, वो 10⁻�8 सेकेंड। क्या बहुत ज़्यादा समय है 10⁻�8 सेकेंड? बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम समय है ये। इतने समय में, है ना, इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इतने समय बाद क्या होगा, अपने आप खुद ही नहीं रुक सकता ज़्यादा देर तक, वो क्या हो जाएगा, नीचे जंप कर जाएगा और जो एनर्जी लिया था उस एनर्जी को वापस से छोड़ देगा। तो ये खुद से ही इतने सेकंड बाद अपने आप खुद से ही वो जो एनर्जी लिया था उस एनर्जी को छोड़ दिया और वापस से ग्राउंड स्टेट पर आ गया। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन या सेल्फ इमिशन। आगे देखो, ये है सी, मतलब क्या, स्टीमुलेटेड इमिशन, स्टीमुलेटेड इमिशन, ठीक है। इसमें फिर से मैं 2 बना दिया। अब यहाँ पे देखो, ये एटम जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा चुका है, ये, ठीक है। अब यहाँ से इसको नीचे जंप करना है, अपने आप नहीं करेगा। इसको क्या करोगे, एनर्जी दो, बाहर से और एनर्जी दो। पहले से उसके पास एच न्यू एनर्जी है, पहले से उसको हम लोग लाइट दे चुके हैं, फिर से हम एनर्जी दे रहे हैं, मतलब सीरीज बात है, इसको धक्का दे रहे हैं। क्लियर बात है। अगर आप छत में खड़े होकर इसको नॉर्मल ऐसे छोड़ोगे तो धीरे गिरेगा, और धक्का दे दोगे तो, समझ रहे हो ना। तो वैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, धक्का दे दिए, समझो धक्का देना मतलब स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये नीचे जंप कर जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और अब क्या करेगा वो, एच न्यू, और टोटल क्या हो गया, 2H न्यू। तो देखो हमारे पास दो लाइट मिला, दोनों एक ही एटम से निकले हैं। इसका मतलब दोनों लाइट कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे, मतलब कि दोनों का फेज सेम होगा एनर्जी का, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। समझ गए, ये काम करना था हमको, इसी कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। क्लियर बात है। यहाँ पे एनर्जी लगी, यहाँ पे भी एनर्जी लगी, सेल्फ इमिशन में एनर्जी हमें नहीं लगा। क्लियर बात है। तो ये है 3 प्रकार के प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस के बाद ही आपका लेजर एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला बात समझ में आ गया होगा। अब इतना हो गया, अब इससे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कोहेरेंस की। कोहेरेंस की बात मैं क्यों कर रहा हूं, अच्छा, मैं कितने इसकी प्रॉपर्टी बताया था इसके बारे में, 4। पहला इंटेंसिटी बताया था, ठीक है, इंटेंसिटी क्लियर है। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, तीसरा कोहेरेंट, और चौथा क्या था, मोनोक्रोमेटिक। तो मोनोक्रोमेटिक आप जानते हो, सिंगल कलर, सिंगल फ्रीक्वेंसी, सबका सेम फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी जानते हो, है ना, कि बहुत ज़्यादा एक साथ जब फोटोन साथ में निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट हमको दिखेगा आंखों से, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी उसकी, ठीक है। तो और तीसरा है यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल भी जानते हो, एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, ये भी जानते हो। चौथा पॉइंट को नहीं जानते, कोहेरेंस। तो कोहेरेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो कोहेरेंस का मैं क्या बताया हूँ कि जो वेव है, वेव नहीं बोलते, वेव्स, जो वेव्स हैं उसका, है ना, वो टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसका फेस
फ्रीक्वेंसी, है ना, सेम रहना चाहिए। सेम मतलब स्थिर रहना चाहिए, स्थिर, बदलना नहीं चाहिए, है ना, चेंज ना होना। ठीक है, वेव्स का, जितने वेव्स हैं उन सभी का टाइम के साथ, समय के साथ उसका जो फेस या फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर सेम है, स्थिर है, तो वो जो वेव्स हैं वो आपस में कोहेरेंट हैं, ऐसा कहा जाएगा। यह है कोहेरेंस। क्लियर बात है, फेस सेम होना चाहिए। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है पहला क्या होता है, टेम्पोरल। पहला होता है टेम्पोरल, टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस का डेफिनेशन सेम है, वेव्स का टाइम के साथ फेस सेम रहना। ठीक है, उसे 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 क्या कहेंगे, ठीक है, सब सेम है, फेस भी सेम है, मतलब फेस जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, नहीं बदला। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे था वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, नहीं बदला। ठीक है, और मान लो यहाँ के बाद आगे फेस अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, जो लाइट है वो कैसा है, कोहेरेंट है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कोहेरेंट है। इसका मतलब इस टाइम, कुछ न कुछ टाइम तक ही वो कोहेरेंट रह पाएगा, उसके बाद फिर वो क्या हो जाएगा, कोहेरेंट नहीं रहेगा, फेस फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। तो जितने टाइम तक उसका फेस सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम था, उतने टाइम तक वो वेव कोहेरेंट वेव है, कोहेरेंट है, वो लाइट कोहेरेंट है, ऐसा कहलाएगा। और जितने टाइम तक कोहेरेंट है वो टाइम कोहेरेंस टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो टाइम क्या कहलाएगा, कोहेरेंस टाइम, कोहेरेंस टाइम, टाउ सी। क्या बोलेंगे, कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/del न्यू, याद रखना। अच्छा, आपको पता ही है टाइम फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। क्लियर है, ये उसका फॉर्मूला है। ये तो टाइम है। डेल न्यू को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल विड्थ। अबे नया नया नाम आपको दिख रहा है तो इसको सोचने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी ही है, स्प्रेड जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका है। ये बाद में समझ में आ जाएगा, आगे भी इसके बारे में और बात करूंगा। तो समझ में आ गया, जितने टाइम तक कोहेरेंट था लाइट, उस टाइम को कोहेरेंस टाइम बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, दूसरा, जितने टाइम तक लाइट कोहेरेंस था उतने टाइम तक वो कितना डिस्टेंस फॉलो किया। यहां से लेकर यहां तक लाइट कोहेरेंट है, तो कोहेरेंट है तो यहां से यहां तक उसको टाउ समय लगा, टाउ मतलब कोहेरेंस टाइम, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, लेंथ, समझ गए ना। तो जितने टाइम तक, ठीक है, वो लाइट कोहेरेंट था उतने टाइम तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, उसे कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेरेंस लेंथ। समझ आ गया। कोहेरेंस लेंथ को मैं एल से शो करूंगा। अच्छा, आपको पता है ना, देखो, वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बोलिए, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम को इधर ले आओ, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू सी। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे लेंथ है, कौन सा लेंथ है, कोहेरेंस लेंथ है, बराबर लाइट का स्पीड, तो ये तो लाइट ही है, लाइट का स्पीड सी रहेगा, टी टाइम है, कितने टाइम तक कोहेरेंट था, टाउ सी। तो ये हो गया कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला। इसको और क्या लिख सकते हो, सी, और टाउ सी की वैल्यू क्या है, डेल न्यू। तो ये हो गया कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला। भूलना नहीं है, बिल्कुल भी गलती से भी आपको भूलना नहीं है। ये हो गया आपका कोहेरेंस। तो कोहेरेंस किसे कहते हैं, ये खत्म हुआ। ठीक है,
मैं आज आपको क्या क्या बताया, मेरी बात दोबारा सुनिए। डिवीजन जर्मन क्या है बता दिया, वो टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करें लेज़र की, तो लेज़र के बाद लेज़र क्या है बता दिया, लेज़र में क्या क्या एक्शन होते हैं बता दिया हमें। लेज़र एक्चुअल में क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और कोहेरेंट होता है। तो कोहेरेंट जो टॉपिक है, कोहेरेंट में मैं बता दिया कि वेव्स का जो फेस है, फेस सेम रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं कोहेरेंट होना, ठीक है। फिर उसके कोहेरेंट का मैं एक टाइप बताया टेम्परल, तो टेम्परल खत्म हो गया। सेकंड 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 सुनो जल्दी से, एक तो पॉइंट, स्पेशल स्पेशल कोहेरेंस। स्पेशल कोहेरेंस, स्पेशल कोहेरेंस क्या होता है, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या है बता रहा हूं, सेम चीज, वेव फ्रंट के अलग अलग बिंदु पर, अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, फेस है ना, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट अगर है तो स्पेशल कोहेरेंस कहलाएगा। तो स्पेशल देखो, टेम्परल कोहेरेंस के लिए वेव था, नॉर्मल वेव। स्पेशल कोहेरेंस के लिए वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट क्या है बताऊंगा, तो सेम डेफिनेशन सेम है। इसमें मैं आपको अलग से टाइम और ये नहीं बताऊंगा, टाइम अगर कोहेरेंस टाइम आता है, कोहेरेंस लेंथ आता है, तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। स्पेशल कोहेरेंस का डेफिनेशन बता दिया कि वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, फेस चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। मान लो देखो, ये एक लाइट है, ये एक लाइट है, लाइट, तो लाइट से चारों तरफ ऐसे वो निकलेगा ना, वेव्स ऐसे निकलेंगे। तो ये तो मैं सीधा सीधा खींच के दिखा दिया। एक्चुअल में लाइट कैसे निकलेंगे पता है, ये मेरे हाथ को देखना, ये लाइट है, तो ऐसे निकलेगा, ऐसे गोल गोल ऐसे लाइट निकला ना। इसका मतलब लाइट कैसे निकला, स्टार्टिंग में ऐसे निकला, फिर आगे बढ़ गया, फिर और आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ते जाएगा वो बड़ा होते जाएगा। लेकिन देखो, पहला बार निकला और ये छोटा वाला है, अब उसके बाद छोटा वाला जब बड़ा हो जाएगा तो इसमें से और भी लाइट निकलेंगे ना, जबकि लाइट सीधा सीधा निकला है और हमें दिखाई कैसे दे रहा है, ऐसे। इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, उस सरफेस को बोलते हैं, उस सरफेस को वेव फ्रंट कहते हैं। पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट। पहला वेव फ्रंट तीसरे जगह पहुंचेगा ही पहुंचेगा जब बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका जो फेस है वही होगा आगे भी जाते जाते। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट निकलता है तो लाइट जो है, जो सरफेस बनाता है, एक बना दिया ना, एक छोटा सा ऐसा बल्ब है, तो बल्ब के चारों तरफ लाइट निकलेगी, ऐसा निकलेगा ना, ऐसा लाइट निकलेगा। तो पहला जो निकला, ये पहला ऐसा गोल से निकलेगा चारों तरफ से, वो हो गया पहला वेव फ्रंट। फिर निकलेगा दूसरा वेव फ्रंट, फिर निकलेगा तीसरा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट समझ में आ गया। तो किसी कोई बल्ब है बीचों बीच, तो चारों तरफ से निकलेगा स्फेयर टाइप, गोला टाइप, तो गोलीय बोलते हैं इसको, गोलीय तरंगाग्र, हिंदी में बोलते हैं तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। अगर इसी को मैं कैसे कर दूं, ट्यूबलाइट बना दूं, क्या बना दूं, ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट ऐसे है, मान लो लंबा लंबा है, तो इसमें से कैसे होगा, इस ट्यूब से चारों तरफ से ऐसे निकलेगा, ऐसे हर जगह से, है ना। और जब हर जगह से निकलेगा तो ये सिलेंड्रिकल शेप का नहीं, ऐसा लंबा है ऐसे, तो ऐसे निकलेगा लाइट ऊपर की तरफ ऐसे एक साथ। तो जो सरफेस तैयार होगा लाइट के जरिए, जो सरफेस तैयार हो रहा है उसको वेव फ्रंट कहेंगे। वो कैसा सरफेस रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है। और थर्ड है सिंपल लाइट, सिंगल, जैसे कि लेजर को मारे, लेजर लाइट जैसे दबाए, तो जैसे ही दबाओगे तो सीधा लाइन निकलेगा, लाइट एकदम सीधा। मतलब ये एक लेजर लाइट, ये दूसरा लेजर लाइट, ये तीसरा लेजर लाइट, ये चौथा लेजर लाइट, समझ आ रहा है। तो ये जो लाइट है, अच्छा, ये जो लाइट निकल रहा था, वो लाइट जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर काट रहा था ना, तो वैसे ये लाइट किसको परपेंडिकुलर काटेगा, एक प्लेन को। यहाँ पे एक प्लेन रख दो ऐसे, और ये लाइट ऐसे आया और बीचों ऐसे गुजर गया। तो एक प्लेन बीचों बीच रखोगे, प्लेन, तो ये लाइट ऐसे गुजर जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो सरफेस है वो प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। इसीलिए ना जनरली जो लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट को वेव फ्रंट को कैसा माना जाता है, प्लेन वेव फ्रंट माना जाता है, ठीक है। क्लियर बात है।
तो मैं आपको बता दिया कि लेज़र यहाँ तक क्या होता है। बाकी हम लोग आगे और बताऊंगा, आइंस्टीन कोफिशिएंट आएगा, लेज़र के बारे में बहुत कुछ और बचा हुआ है, लेज़र के टाइप्स बचे हुए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर लेज़र के टाइप्स लेकर और आइंस्टीन कोफिशिएंट लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।